दोस्तों यह आवाज सुनकर एक ही नाम का ख्याल आता है दोस्तों, बुलेट। रॉयल एनफील्ड की वही दमदार बाइक जिस पर बैठने भर से लोगों का स्टेटस बढ़ जाता है। कभी वर्ल्ड वॉर में इसे हवाई जहाज से सीधे युद्ध के मैदान में उतारा गया तो कभी पथरीले रास्तों से होकर गुजारा गया। इसने कभी भी धोखा नहीं दिया दोस्तों, लेकिन हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। रॉयल एनफील्ड का भी सफर इतना आसान नहीं था दोस्तों। यह एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कई बार बैन होने की कगार पर आ चुकी थी, लेकिन इसके अच्छे दिन तब शुरू हुए दोस्त जब दोस्तों आइसर मोटर के सीईओ सिद्धार्थ लाल ने इसको बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। रॉयल एनफील्ड कंपनी की जर्नी अब तक कैसी रही है, यह इंडियन ब्रांड कैसे बना, आखिर वो कौन सी कमियां थी जिसको दूर करके सिद्धार्थ लाल ने दुनिया की फेवरेट ब्रांड में से एक बना दिया। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। जॉर्ज टाउनसेंड नामक एक ब्रिटिशर ने 1851 में सिलाई मशीन का चिन नीडल बनाने का बिजनेस शुरू किया था। और दोस्तों साल 1882 में जब उनके बेटे भी बिजनेस से जुड़ गए तब वो साइकिल बनाने का भी काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों लगातार नुकसान की वजह से जॉर्ज टाउनसेंड ने अपना बिजनेस एल्बर्ट टेडी और रॉबर्ट स्मिथ नाम के दो फाइनेंसर को सौंप दिया और दोस्तों कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी को दोस्तों एक आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड के नाम से अपने साइकिल डिवीजन को अलग कर दिया और साइकिल रेंज का नाम रॉयल एनफील्ड दे दिया ताकि साइकिल बिजनेस पर भी सही ढंग से फोकस किया जा सके। कुछ सालों बाद दोस्तों कंपनी ने नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर दोस्तों 1899 में उन्होंने 4 पहियों वाली क्वाड्री साइकिल बनाई। और दोस्तों मात्र 2 साल बाद यानी कि 1901 में साइकिल पर ही एक इंजन जोड़कर इनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया, जिसमें दोस्तों उन्होंने मिनर्वा नाम की एक कंपनी का इंजन यूज किया था। हालांकि इसके बाद भी कंपनी ने कई सारे अलग अलग मोटरसाइकिल लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक मार्केट में कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। फिर दोस्तों 1903 में भी रॉयल एनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना काम बढ़ा दिया, यानी कि अपना कदम बढ़ा दिया। हालांकि दोस्तों उनको इस बिजनेस में अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए दोस्तों 1960 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ओल्ड डेज नाम के एक कंपनी को बेच दिया और दोस्तों मोटरसाइकिल बनाने में कंसंट्रेट करने लगे। रॉयल एनफील्ड को पहले सबसे बड़ी सफलता 1914 में तब मिली जब पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जब दोस्तों उनको ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। और दोस्तों इसके बाद इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों साल 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई। दरअसल दोस्तों वो समय 1932 का ही था जिसमें रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट को लॉन्च किया दोस्तों, जो कि दोस्तों अपने समय में सबसे आइकॉनिक और सबसे स्टाइलिश बाइक में से एक थी दोस्तों। और दोस्तों लॉन्च होते ही ये लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और दोस्तों दुनिया में अब तक की सबसे लंबी चलने वाली बाइक मॉडल बुलेट ही है। उस समय दोस्तों रॉयल एनफील्ड के बाइक बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करते, ना कि दोस्तों आज की तरह कमजोर। और दोस्तों यहीं से उनके मोटरसाइकिल तेजी से फेमस होने लगे दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने रॉयल एनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया और दोस्तों युद्ध में एनफील्ड की मोटरसाइकिल बड़े लेवल पर यूज किए जाने लगी। यहाँ तक कि दोस्तों एनफील्ड की बाइक्स को हवाई जहाज के द्वारा सीधे युद्ध के मैदान में उतारा गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि इन बाइक्स का इस्तेमाल मिलिट्री और आर्मी तक ही सीमित होकर रह गई थी। लोगों के दिमाग में दोस्तों ये परसेप्शन बन गया रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हमेशा मिलिट्री के लिए और लॉन्ग टूर के लिए ही बनाई जाती है और इन सभी बाइक्स का डेली यूज में कोई काम नहीं होता। और दोस्तों इसी वजह से वॉर खत्म होने के बाद दोस्तों इनकी सेल्स तेजी से गिरने लगी दोस्तों और दोस्तों कंपनी भारी लॉस में आ गई थी। दोस्तों यहाँ तक की कहानी रॉयल एनफील्ड की इंग्लैंड की थी, अभी तो इसे भारत में भी आना था दोस्तों। और दोस्तों बात यहीं से शुरू होती है। 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी के लिए मोटरसाइकिल्स की जरूरत थी। सरकार एक ऐसी बाइक खोज रही थी जो कि बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और दोस्तों क्योंकि बुलेट अपनी मजबूती के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में रॉयल एनफील्ड को 800 बुलेट का ऑर्डर दे दिया। इस पूरे ऑर्डर को पूरा करने के लिए दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने साल 1955 में एक इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया। और दोस्तों कुछ इस तरीके से रॉयल एनफील्ड की इंडिया में शुरुआत हो गई। मद्रास मोटर्स बाइक्स के पार्ट इंग्लैंड से मंगवाती थी और इंडिया में दोस्तों उसको असेंबल करके बेचा जाता था। लेकिन दोस्तों साल 1962 आते आते मोटरसाइकिल्स के काफी ज्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे और दोस्तों अगले 3 डेकेड्स तक रॉयल एनफील्ड को मद्रास मोटर्स ने खुद चलाया। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कुछ खास कामयाबी नहीं मिली और कंपनी घाटे से उभर नहीं पा रही थी। जबरदस्त नुकसान की वजह से साल 1971 में एनफील्ड इंग्लैंड को बैन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों इसका प्रोडक्शन इंडिया में जारी रहा
लेकिन दोस्तों नुकसान की मार वह इंडिया में भी झेल नहीं पा रहे थे और कंपनी को आइसर मोटर के साथ बेच दिया गया। आइसर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी का ये फैसला रॉयल एनफील्ड की ब्रांड वैल्यू और बुलेट 350 बाइक्स की पॉपुलैरिटी देखकर लिया गया था। उन्हें दोस्तों उम्मीद थी कि वो जल्द ही इस कंपनी को घाटे से उबार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार 6 साल की कोशिश के बाद रॉयल एनफील्ड की कंडीशन में जब कोई सुधार नहीं आया तो आइसर मोटर ने इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया, बंद कर दिया दोस्तों। यानी कि यूं कहे दोस्तों बंद करने का मन बना लिया था। लेकिन दोस्तों वहीं पर एंट्री होती है आइसर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी के बेटे का, जिनका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ लाल। अब दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर सिद्धार्थ लाल मोटर बाइक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और दोस्तों उन्होंने रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए बोर्ड मेंबर से एक आखिरी मौका मांगा और दोस्तों उनको ये आखिरी मौका दे दिया गया था। इस तरह दोस्तों साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की सारी जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल अपने कंधों पर ले लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी बर्बाद होकर बंद होने वाली थी सिर्फ कुछ ही सालों में मिड साइज बाइक सेगमेंट की मार्केट लीडर बन गई दोस्तों। आज हार्ली डेविडसन जितनी बाइक्स पूरी दुनिया में बेचती है उससे कहीं ज्यादा बाइक्स रॉयल एनफील्ड अकेले भारत में सेल कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है हार्ली डेविडसन को बीट करने की, तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं रॉयल एनफील्ड कितनी लग्जूरियस बाइक है। तो दोस्तों आखिर सिद्धार्थ लाल ने ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ पलट कर रख दिया। दरअसल दोस्तों सिद्धार्थ लाल एक बाइक एंथुजियास्ट थे। वह दोस्तों इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि जिस बाइक में दोस्तों इतनी ज्यादा पोटेंशियल है और लोगों के बीच इतनी पॉपुलर होने के बावजूद इसकी सेल्स आखिर क्यों नहीं बढ़ रही। और दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए उन्होंने अपनी बाइक्स को एक कस्टमर के नजरिए से देखना शुरू कर दिया और दोस्तों उसकी कमियों को खोजने के लिए एक लंबी टूर पर निकल गए। और दोस्तों जब सिद्धार्थ लाल ने खुद अपनी उन बाइक्स पर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया तो उनको दोस्तों उनसे जुड़ी हर एक वीकनेस समझ में आ गई। उनके बाइक से जुड़ी हर एक वीकनेस उनको समझ में आ गई, जैसे कि दोस्तों बाइक्स में क्या क्या कमियां हैं या फिर दोस्तों कस्टमर्स उनकी बाइक्स से क्या चाहते हैं और दोस्तों बाइक्स की कौन कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने दोस्तों तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक्स में कई सारे टेक्निकल बदलाव किए, जैसे कि दोस्तों रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में गियर प्लेट राइट हैंड साइड पर होते थे दोस्तों, उसको दोस्तों लेफ्ट लेग में ला दिया गया और दोस्तों किक स्टार्ट के साथ साथ उसमें सेल्फ स्टार्ट भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों उस समय बुलेट की किक्स बाउंस बैक करती थी और बाइक को स्टार्ट करते वक्त कई बार लोगों के पैर में गंभीर चोट लग जाती थी। इन सभी के अलावा भी दोस्तों बाइक्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखा गया कि इससे बाइक्स के विंटेज लुक में कोई बदलाव ना आए, क्योंकि दोस्तों यह रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक डिजाइन ही है जो दोस्तों हमेशा से उसकी एक अलग पहचान बनाती है। और दोस्तों उनके ये सब चेंज करने की वजह से बाइक्स की सेल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। अब दोस्तों सिद्धार्थ के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों की सोच को बदलने का, क्योंकि दोस्तों इंडिया में रॉयल एनफील्ड की हैवी बाइक्स को लोग टूरिस्ट बाइक समझते थे, जैसे कि दोस्तों डेली यूज के लिए उस समय मार्केट में मौजूदा हीरो होंडा और बजाज की हल्की बाइक्स को लोग पसंद ज्यादा किया करते थे। इस चुनौती से निपटने के लिए दोस्तों सिद्धार्थ खुद अपनी बाइक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और दोस्तों साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे कमाल के एड कैंपेन भी रन किए, जिसके जरिए दोस्तों उन्होंने लोगों को समझाया कि हैवी बाइक्स को भी हल्की बाइक्स की तरह डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है और इसका भी एक अलग ही मजा है। और दोस्तों धीरे धीरे इन्हीं सब कोशिशों की मदद से लोगों का परसेप्शन भी चेंज होने लगा। और दोस्तों सिद्धार्थ का जो अगला सबसे बड़ा डिसीजन था वह दोस्तों उनकी जगह किसी और का ले पाना पॉसिबल ही नहीं था। साल 2004 में जब सिद्धार्थ को आइसर ग्रुप का सीईओ बनाया गया तो उस समय इस कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस हुआ करते थे। कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज, गारमेंट्स और फुटवेयर जैसे बिजनेसेस भी शामिल थे दोस्तों। उन्होंने दोस्तों रॉयल एनफील्ड पर फोकस बढ़ाने के लिए अपने 15 में से 13 बिजनेसेस को सेल कर दिया, जिसमें कंपनी की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बिजनेस भी शामिल थी। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक के बिजनेस को कंटिन्यू रखा, क्योंकि दोस्तों उनका मानना था कि ढेर सारे असफल बिजनेस को चलाने से बेहतर है कि एक या दो बिजनेस को ही रन किया जाए, ढंग से रन किया जाए और दोस्तों इन सभी की मदद से मार्केट का लीडर बना जाए। और उन्होंने अपने इस सोच को सही साबित करके भी दिखाया। आज रॉयल एनफील्ड की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, जिसको मजबूत रखने के लिए कंपनी कई सारे टूर इवेंट्स और एडवेंचर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। आज इंडिया में जितना क्रेज रॉयल एनफील्ड ने क्रिएट किया है उतना किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आज से 20 साल पहले जो रॉयल एनफील्ड एक एक बाइक्स बेचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसे खरीदने के लिए लोगों को आज महीनों महीनों तक वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड की यह स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं लाता रहूं।